Hello, my dear students. How are you? I hope that you all will be fine. And again, welcome back in my channel, that is Kiran Biology. Students, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजी, बिकॉज कहते हैं ना जो हर एक चीज़ के एक बेसिक होते हैं, तो ये चैप्टर भी आपके बायोलॉजी के लिए बहुत ही बेसिक होगा। अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी चैप्टर्स में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना इस चैप्टर को ना पढ़कर होगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या हो सकता है आज का टॉपिक? मैं किस बेसिक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? दैट इज़ द सेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल, जो हर एक क्लास के सब्जेक्ट में हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। सो बेसिकली जो है ये वीडियो जो है आपका वो एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे, जो हायर क्लास तक के मैटर भी इसमें रहेंगे, तो सारे क्लास के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डील करेंगे इंट्रोडक्शन टू द सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड शेप एंड साइजेज ऑफ सेल। सबसे पहला सब टॉपिक जो है आपका इंट्रोडक्शन टू सेल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सेल की डेफिनेशन की बात करें तो देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ सेल। आप किसी भी तरीके से सेल के डेफिनेशन को दे सकते हैं, लेकिन उस डेफिनेशन को देने के लिए आपको समझने की ज़रूरत है आखिर सेल होता क्या है। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि सेल क्या है, तो देखिए इसमें हम लोग सभी को रहने के लिए घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो उन घरों उन बिल्डिंग्स को देखिए, कहीं बनते हुए देखे होंगे आप। तो जो लोग काम करते हैं वो एक एक छोटे छोटे से ब्रिक को क्या करते हैं, वो जोड़ जोड़ के एक वॉल बनाते हैं, फिर वॉल से वो आपका एक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है। तो वो बिल्डिंग जो बना है वो एक छोटे से वॉल से बना है, और वो छोटा सा वॉल ब्रिक, ईंट जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। तो अगर वो ब्रिक ना होता तो वो बिल्डिंग नहीं बनता। ठीक उसी तरह से हमारा जो लिविंग बॉडी होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी होते हैं, वो छोटे से ब्रिक से मिलकर बना है, और उसी ब्रिक को हम यहाँ पे सेल कहते हैं। इसको और भी बहुत सारे कई तरह के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए हम लोग जो देखते हैं बहुत सारे पजल होते हैं ना, पजल को जोड़ के एक कोई डायग्राम वगैरह या कुछ एक चीज़ बनाते हैं। तो वो जो पजल का एक एक टुकड़ा होता है, एक एक पीसेस जो होती है, वो पीसेस आपका एक एक सेल हो गया, और वो सब जोड़े तो फिर आपका एक पूरा कंप्लीट एक बॉडी बन जाता है। अब अगर इसके ऑथेंटिक डेफिनेशन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सेल में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल structural and functional unit of living organism, or you can say it is also defined as the building block of life. So there are many definitions. मैंने कहा ना बहुत सारे definitions है, कोई भी एक definition आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए हैं तो आप उसको easily बना सकते हैं। ये तो रहा definition। अब अगर बात करेंगे, बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ऐसा ब्रांचेस जिसमें सिर्फ सेल के बारे में स्टडी किया जाए, वो बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच होता है? दैट इज़ साइटोलॉजी। सो वी कैन से द स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, और इसको सेल बायोलॉजी भी हम लोग कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द फादर एंड हु इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी? द आंसर इज़ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग का डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुए थे बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक
was the first person who named the cell, who discovered the cell? चलिए इसको देखेंगे हम लोग विस्तार से कि आखिर किस तरह से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल का डिस्कवर किया, दैट इज़ इन द ईयर ऑफ 1665। इन दैट टाइम जो सेल था वो आपका लिविंग नहीं था, दैट वाज डेड। इट मीन्स उन्होंने क्या किया कि ही टुक अ कॉर्क स्लाइस and he made his own microscope, because without microscope we cannot study the cell. So microscope बना लिया उन्होंने। अब क्या किया उन्होंने, उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप के जगह पे ऑब्जेक्टिव प्लेस पे रख के उन्होंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया। ही फाउंड दैट देयर आर मेनी एम्प्टी स्पेसेस, बहुत सारे खाली खाली स्पेस थे, और वो स्पेसेस जो है चारों तरफ से एक बाउंड्री से बाउंडेड था, मीन्स एक वॉल थे। तो दिखने में कैसा लग रहा था, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। क्या आपने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को देखा है? तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा एक छोटा सा रूम बना हुआ है। इसका मतलब जो सेल वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है अ लिटिल रूम, इसीलिए हम लोग सेल उसको कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने भी इनका नाम सेल ही रखा था। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल बाय द रॉबर्ट हुक, द सेल वॉज नथिंग जस्ट लाइक अ स्पेस विच आर बाउंडेड बाय अ बाउंड्री और वॉल। ठीक है, देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था, बस एक एम्प्टी स्पेस था। ये तो रहा रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड ही रोट ए बुक, उन्होंने एक बुक को लिखा, और उस बुक का नाम है आपका माइक्रोग्राफिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, दैट हु रोट द माइक्रोग्राफिया, या फिर नेम द बुक रिटन बाय द रॉबर्ट हुक। सो आपका आंसर पता चल गया कि आपका जो माइक्रोग्राफिया बुक है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। एंड वेयर इट इज़ पब्लिश्ड, इट मे बी आस्क्ड द क्वेश्चन, इसको पब्लिश कहाँ किया गया है? दैट इज़ इन लंदन। स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को आप पॉज करके या धीरे धीरे सुन सकते हैं। इस कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी यूज़फुल टू यू। तो ये तो रहा रॉबर्ट हुक के बारे में। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, देयर इज़ वन मोर साइंटिस्ट हु केम एंड हिज नेम वॉज एंटोन वॉन लिवेनहॉक। किसी किसी बुक में एंटोनी नाम दिया गया है, both are same. Anthony von Leeuwenhoek. He discovered the free living cell in the pond water. He took a pond water, और उस pond water में उन्होंने living cell को डिस्कवर किया, जिसमें बेसिकली प्रोटोप्लाज्म उन्होंने देखा, उस सेल को मूव करता हुआ देखा। सो रिमेंबर द पॉइंट, हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, दैट इज रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, अगेन द आंसर इज रॉबर्ट हुक। But who discovered the living cell? That is Anthony von Leeuwenhoek. अब बात करते हैं हम लोग कि माइक्रोस्कोप के फील्ड में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या आपको लगता है कि पहला माइक्रोस्कोप, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? क्या रॉबर्ट हुक ने पहला माइक्रोस्कोप बनाया? नहीं, रॉबर्ट हुक से पहले कोई और साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपका Zacharias Janssen. He discovered the first microscope. It was simple, but पहला माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया। Then Robert Hooke, but actually who is known as the father of microscope? That is Anthony von Leeuwenhoek. जो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक होते हैं वो आपके फादर जानते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किए, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ तक कि आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो भी तरह तरह के माइक्रोस्कोप है, लगभग उन्होंने ही सारे माइक्रोस्कोप को बिल्डअप किया, डिस्कवर्ड किया, बनाया। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, ये तो रहा आपका डिस्कवरी पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया सेल थ्योरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये सेल थ्योरी?
There were two scientists. One is Schleiden and another is that is a Schwann. दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम श्लाइडेन था और दूसरे का नाम आपका श्वान था। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को डिस्कवर किए या प्रपोज किए, फॉर्मुलेटेड किए, वट एवर यू कैन से। तो इसमें कौन कौन सी बातें थी, व्हाट आर द पॉइंट्स कम अंडर द सेल थ्योरी, ये हम लोग को जानने की बात है। तो सेल थ्योरी बेसिकली वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर ऑफ 1838 और 1839। ठीक है, ये दोनों ईयर के बीच में आपके बुक में मिलते हैं, 1838 और 1839 यू कैन से। सो व्हाट आर द पॉइंट्स, अब पॉइंट्स की बात करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट था कि सेल किसी भी बॉडी का या किसी भी लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट होता है, बिकॉज उसी से बने होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो ये था कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी ऑर्गेनिजम सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट्स मीन्स सेलुलर प्रोडक्ट्स, जो सेल अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हुए जो भी प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं, वो सब जो है बॉडी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो इट वाज अ सेकंड पॉइंट। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो स्वान है, हम लोग कहीं और भी बायोलॉजी में स्वान के बारे में पढ़े हुए हैं, जहां हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है, कैन यू नो व्हाट इज़ या हु इज़ द लॉन्गेस्ट सेल? दैट इज़ नर्व सेल। तो जो बॉडी में नर्व सेल होते हैं, जो सबसे लंबा सेल होता है हमारे बॉडी में, उस इन दैट नर्व सेल देयर इज़ अ एक्सन, द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, द लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सन। सो उस एक्सन पे आपके एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं विच सिक्रेट द माइलिन प्रोटीन। दीज और दोज सेल्स आर कॉल्ड स्वान सेल्स। तो यही स्वान सेल्स वहाँ पे रहते हैं आपके नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन के एक्सन पे होते हैं, जिसका फंक्शन होता है टू सिक्रेट द माइलिन प्रोटीन। अब ये क्या है वो तो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, श्वान का कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं ये बात कहूँ कि हु हैज़ गिवन द हाइपोथेसिस दैट ईच एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स। है तो ये सेल थ्योरी के अंदर, बट इस हाइपोथेसिस को किसने डेवलप किया? द आंसर इज श्वान। श्वान ने बेसिकली इसको डेवलप किए। बेसिकली ये एनिमल सेल के लिए डेवलप किए थे कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका बॉडी सेल से बना है और सेलुलर प्रोडक्ट से बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी? जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। तो देखिए, मॉडर्न सेल थ्योरी को हम लोग तभी जान पाएंगे जब सेल थ्योरी को थोड़ा और अच्छे से जान जाएं। इट मीन्स कि हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। आखिर सेल थ्योरी जब कंप्लीट बन चुका है तो फिर आपका मॉडर्न सेल थ्योरी बनने का क्या रीज़न है, पढ़ना पड़ेगा ना ये। इसीलिए तो देखिए, व्हाट इज़ द लिमिटेशन। सेल थ्योरी तो बना, बहुत अच्छी तरह से बना, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन थे। वो लिमिटेशन ये था कि द सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। नहीं, कैसे एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा सेल, आपके जो सेल्स बनते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी? जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। तो देखिए, मॉडर्न सेल थ्योरी को हम लोग तभी जान पाएंगे जब सेल थ्योरी को थोड़ा और अच्छे से जान जाएं। इट मीन्स कि हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। आखिर सेल थ्योरी जब कंप्लीट बन चुका है तो फिर आपका मॉडर्न सेल थ्योरी बनने का क्या रीज़न है, पढ़ना पड़ेगा ना ये। इसीलिए तो देखिए, व्हाट इज़ द लिमिटेशन। सेल थ्योरी तो बना, बहुत अच्छी तरह से बना, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन थे। वो लिमिटेशन ये था
कि द सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, नहीं कैसे एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा सेल, आपके जो सेल्स बनते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से, ठीक है। तो नेक्स्ट देयर इज़ वन मोर साइंटिस्ट हुज नेम वाज रुडोल्फ वर्को, हुज नेम वाज रुडोल्फ वर्को। सो व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, ही एडेड वन मोर स्टेटमेंट in the cell theory. The statement is omnis cellula acellula. I repeat the statement. The statement is omnis cellula acellula. It means each and every cell or new cells come from pre-existing cells. यानी कि आज जो सेल्स हमारे पास है, सपोज कि हमारे पास आज जो सेल्स है वो उसके पहले वाले सेल से ही वो डिवाइड होके आया हुआ है, फिर उसके पहले वाला उसके पहले से आएगा, है ना, यानी इस तरह से पहले 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 वाला आता है। तो दैट इज ओमनिस सेलुला एसिलुला। अब देखिएगा इस स्टेटमेंट को ना बहुत सारे वेदों में भी दिया गया है। वेद में जो संस्कृत से दिया रहता है, एक संस्कृत स्टेटमेंट है आपका, वो ये है, जीवो जीवस्य जीवनाम, जीवो जीवस्य जीवनाम, जीवात जीवो जायते। इसका मीनिंग भी सेम है कि जो सेल अभी प्रेजेंट है वो पहले कभी जो प्रेजेंट था उसी से वो डिवीज़न जो भी रूल होगा वो डिवीज़न के कारण बनते चले गए। इस तरह से अब जो है सेल थ्योरी का वो सेल फॉर्मेशन हो गया। नाउ दिस सेल थ्योरी, बाय एडिंग दिस स्टेटमेंट द सेल थ्योरी हैज़ बिकम मॉडर्न सेल थ्योरी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़, हमने सेल थ्योरी पढ़ा, हमने मॉडर्न सेल थ्योरी भी जान गया, किसने दिया, तो रुडोल्फ वर्को ने दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स इट इज़ नथिंग, इट इज़ द अनदर नेम, इट इज़ द सेम नेम ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी जो बना था उसका मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को ही हम लोग दूसरे वे में सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल कहते हैं। आंसर इज क्लियर। यहाँ हम लोग को एक और चीज़ जाननी है, दैट इज सेल लिनिएज थ्योरी और सेल लिनिएज हाइपोथेसिस। व्हाट इज इट, ये क्या है सेल लिनिएज हाइपोथेसिस। तो सेल लिनिएज हाइपोथेसिस क्या है कि वो जो स्टेटमेंट देखे थे हम लोग जिसके कारण मॉडर्न सेल थ्योरी बना था, ओमनिस सेलुला एसेलुला, तो इस स्टेटमेंट को ही हम लोग यहाँ पे सेल लिनियस थ्योरी कहते हैं। यानी द स्टेटमेंट ऑफ ओमनिस सेलुला एसेलुला इज नॉन एज सेल लिनियज थ्योरी और सेल लिनियज हाइपोथेसिस गिवन बाय रुडोल्फ वर्को। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको लगा कि आगे चले गए हैं, तो आप बार बार उसको पॉज करके सुन सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे मेरा आगे का सब टॉपिक, वो क्या है हम लोग का, दैट इज सेल टाइप, मीन्स टाइप्स ऑफ सेल्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट आई विल टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, another one eukaryotic cells, and the third one that is mesokaryotic cell. Prokaryotic cell you can say कि ऐसा सेल जिसमें आपका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप नहीं होगा। इट मीन्स कि उसके जो न्यूक्लियर मटेरियल होंगे वो चारों तरफ से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होगा। सपोज़ मान लीजिए कि हम लोग कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे चारों तरफ से वॉल नहीं है, किसी फील्ड में है, तो वो कंडीशन हो जाएगा प्रोकैरियोटिक का। लेकिन अगर सपोज़ मान लीजिए कि हम लोग एक बंद कमरे में हैं, एक क्लोज्ड रूम में है जो चारों तरफ से रूम से आपका वॉल से घिरा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ सेम सिचुएशन ऑफ यूकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मटेरियल होंगे वो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल आपका जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, और भी होंगे। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल हैं जो आपका प्रोकैरियोटिक है, जैसे कि आरबीसी बाद में बन जाते हैं वो। उसके बाद यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक तो बहुत सारे होंगे,
कोई भी एग्जांपल आप ले सकते, सिंपली ह्यूमन सेल या एनिमल का कोई भी सेल ले सकते हैं, और आर यूकैरियोटिक, क्योंकि सभी में न्यूक्लियस वेल डेवलप रहता है। अब थर्ड की बात करते हैं, मेसोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो जान गए, यूकैरियोटिक भी जान गए, अब ये मेसोकैरियोटिक क्या है? तो आप कह सकते हैं कि मेसोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के फीचर्स होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक का कौन सा फीचर होगा? तो ये फीचर होगा कि आपका जो न्यूक्लियस होगा ना, ठीक है, और वो आपका जो है टोटली वेल डेवलप, मतलब कि कुछ उसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं ना, उसमें जो आपका बेसिकली जो डीएनए होता है, तो जैसे कि आपका अगर हम बात करते हैं पहले यूकैरियोटिक वाली, तो ज़्यादा आपको समझ में जल्दी आएगा। यूकैरियोटिक का जो फीचर है कि उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, ठीक उसी तरह से मेसोकैरियोटिक में भी उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप रहता है। इट मीन्स कि उसका न्यूक्लियस सराउंडेड होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि यूकैरियोटिक वाला जो फीचर है दैट इज़ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इट मीन्स कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया मेसोकैरियोटिक में ये फीचर। अब प्रोकैरियोटिक की फीचर की बात करेंगे, तो प्रोकैरियोटिक का फीचर है कि उसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, इट मीन्स उसके डीएनए नेकेड होते हैं। ठीक उसी तरह से आपका मेसोकैरियोटिक में जो डीएनए होगा वो नेकेड होगा, इट मीन्स कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन की कमी रहेगी, मीन्स इट लैक्स हिस्टोन प्रोटीन। बेसिकली यूकैरियोटिक में हम लोग जितने भी यूकैरियोटिक हैं उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है हम लोग में, वो डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच हो रहता है। तो ये मेसोकैरियोटिक हो गए जिसमें आपका न्यूक्लियस तो वेल डेवलप रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, बट उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रहेंगे वो नेकेड होंगे, इट मीन्स उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। इसी को मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें एल्गी के कुछ फैमिली यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम्पल में, और कुछ प्रोटोजोआ आ जाते हैं। तो ये तो रहा आपके टाइप्स ऑफ शेल्स। अगर हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है, वो है आपका शेल के शेप एंड साइजेस के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं शेप एंड साइजेस ऑफ सेल, देयर आर वैरायटी ऑफ शेप्स एंड वैरायटी ऑफ साइजेस। इसीलिए सेल बेसिकली लियोमॉर्फिक होते हैं, मीन्स वो अपना जो शेप होते हैं वो चेंज करते रहता है अलग अलग कंडीशन पे। अब देखिए बात करते हैं कुछ शेप के बारे में। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्लांट सेल रेक्टेंगल शेप में आपको दिखता है, एनिमल सेल्स में आपका अलग अलग शेप होंगे, जैसे कि ओवल शेप होगा, किसी में आपका रॉड शेप होगा, किसी में आपका क्यूबॉइड शेप में होगा, ठीक है। जितने भी हम लोग बैक्टीरिया के शेप पढ़े हैं सब इसमें आ जाएंगे। यहाँ तक कि आगे चल कर जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें भी वैरायटी ऑफ शेप दिखेगा, स्पैंडल शेप में, क्यूबॉइड शेप में, कॉलम शेप में। सो दीज आर द वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ अ शेल। तो शेप और वैरायटी आपका साइज़ तो हो गए। साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ आपका सेल का बहुत छोटा छोटा हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। बस आपको यहाँ पे साइज़ में क्या याद रखना है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, मीन्स के एनिमल बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर, तो जो स्मॉलेस्ट सेल होंगे दैट इज़ द क्या होगा, आरबीसी। हम लोग में आरबीसी होगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल। और अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, दैट इज़ द ह्यूमन ओवम, जो फीमेल में आपका होता है, एग, फीमेल गैमिट, ये हो गया लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो हमारा नर्व सेल होगा। तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट हो गया, ओवम लार्जेस्ट हो गया, आरबीसी स्मॉलेस्ट हो गया। वही अगर आउटसाइड द बॉडी की बात करते हैं तो आपका आउटसाइड में स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग एक बैक्टीरिया नाम देते हैं PPLO, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका अनदर नेम है, क्या नाम है अनदर आपका, माइकोप्लाज्मा, जो बेसिकली निमोनिया डिजीज़ का कॉज करते हैं। तो ये आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी हो गया, स्मॉलेस्ट सेल भी होंगे। और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच एग की बात करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।